वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। मींस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल मींस कि जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। अब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हम एक क्लास में मेथड बनाते हैं और उसके अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं या कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हम मेथड के अंदर करते हैं। तो जिस तरह हम एक प्रोग्राम में मेथड का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम एक प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। मींस जो काम हम मेथड से करते हैं तो सेम टू सेम वही काम हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। और हम एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, जो प्रोग्राम के अंदर होता है, वो कब इन्वोक होता है, कब कॉल होता है? जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास में वो कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो प्रोग्राम होगा वो रन होके हमें कंसोल पे आउटपुट शो करेगा। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नेम की। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो मेन पार्ट में बनाया जाता है, स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। मेन स्ट्रिंग args। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नेम स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट, ये एक वेरिएबल होता है जिसका नाम हमने obj रखा है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। आप कोई और वेरिएबल भी इसको दे सकते हैं, न्यू स्टूडेंट। अब ये जो क्लास का नेम हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसे हम वेरिएबल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल भी कहते हैं। इज इक्वल टू न्यू के बाद जो स्टूडेंट नाम हमने लिखा है, जो जिसका नाम बिल्कुल क्लास की नेम की तरह ही है, हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, इनिशियलाइज करता है और इसके साथ साथ जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, उनको इनिशियल वैल्यू भी असाइन करता है। सपोज इंट a, b, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है इन वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू असाइन करेगा और ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करेगा। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। अब हम करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात। जिस तरह हम क्लास के अंदर मेथड यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम करते हैं जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं अपनी तरफ से, और कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं या कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह हम मेथड में करते हैं और जो काम हम मेथड की मदद से कर सकते हैं वही हम कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं। फ़र्क क्या है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो बिल्कुल क्लास की नाम की तरह ही होता है और इसके साथ कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होती। मेथड में क्या होता था, उसका जो नेम है वो क्लास की तरह नहीं होता था, डिफरेंट रखते थे हम लोग, और उसके साथ हम रिटर्न वैल्यू जैसे वॉइड यूज़ करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ हम ना कोई ये रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं और क्लास का जो नेम है और कंस्ट्रक्टर का जो नेम है दोनों सेम होना लाजमी है। फिर हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी से हम लिख सकते हैं कुछ भी। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है?
जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ही हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसी वक्त ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मेथड में क्या होता था कि हम जैसे वाइड ऐड का मेथड बना लिया सपोज़, तो फिर हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट करते थे जिसमें मेथड होता था, फिर ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल का नाम है डॉट लिख के उस मेथड को हम एक्सेस करते थे इस तरह। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ता है, सिर्फ उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, और हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी वक्त ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया होगा जो मेथड की तरह काम करता है वो कॉल हो जाएगा। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं तब भी बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि कंपाइलर की मदद से किया जाएगा, क्योंकि इसका काम यही है कि वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करता है, उसके साथ साथ जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम इसको मेथड प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में। जिस तरह हमने पढ़ा, जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है बिल्कुल क्लास के नेम की तरह ही होता है और इसके साथ कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होती। क्लास का जो नेम, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है बिल्कुल क्लास के नेम की तरह ही होता है और इसके साथ कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होती। इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके अंदर एक हम मैसेज शो कराते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम एक मैसेज शो करवाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर दो वैल्यू असाइन कराते हैं। पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं ए कॉमा बी। अब शो के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर इन दोनों को वैल्यू असाइन करता हूँ, एक को 10 और दूसरे को 20। अगर हम किसी भी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर यूज़ ना करें तब भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कंपाइलर की मदद से। अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, obj इज इक्वल टू न्यू शो सेमीकोलन। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, इसके बाद obj, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने यहाँ पे obj यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लें, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद इक्वल टू न्यू के बाद जो कीवर्ड यूज़ होता है इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर हम किसी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर ना भी यूज़ करें तब भी कंपाइलर की मदद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इन्वोक होता है। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना, मतलब इसके अंदर जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनको इनिशियल वैल्यू देना। अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, जिसे हमने यहाँ पे शो कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, और जब इसको हम कॉल करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ये तब कॉल होगा, तब एग्जीक्यूट होगा जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करेंगे उसी वक्त ये शो का जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा और स्क्रीन पर ये मैसेज शो हो जाएगा। इसके अंदर हमने जो वेरिएबल असाइन किए हैं इनको प्रिंट कराने के लिए एक मेथड बनाते हैं। एक क्लास में आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं,
मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आप कंस्ट्रक्टर मेथड सब कुछ दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं प्रिंट का, जिसके अंदर हम ये दोनों वैल्यू प्रिंट कराएंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन सेमी कॉलम, इसके अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद बी को प्रिंट करते हैं या बी की वैल्यू। स्क्रीन होल्ड करने के लिए लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन सेमी कॉलम। अब क्या करेंगे, जो हमने मेथड बनाया है उसको एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख के उस मेथड का नाम लिखेंगे। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखें क्या हुआ, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कराए और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर एक मैसेज शो करवाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर दो वैल्यू इनिशियलाइज कराए ए बी, और उन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उनको प्रिंट कराने के लिए हमने एक मेथड बनाया, जिनके अंदर हमने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को कंसोल पर प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन कीवर्ड का यूज़ किया। और देखें हमने मेथड के लिए ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट कीवर्ड का यूज़ किया है एक्सेस करने के लिए, लेकिन शो का जो मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लिख के इस मेथड को लिख के एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त ये जो कंस्ट्रक्टर का मेथड है जिसका नाम शो है उसी वक्त कॉल हो जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, जिससे हमने मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट करके प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करके उसको एक्सेस किया है, कंस्ट्रक्टर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब भी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाता है, और जो कंस्ट्रक्टर का जो मेथड होता है जो हमने क्लास के अंदर यूज़ किया होता है उसके अंदर जो भी हमने मैसेज शो करवाया जाता है वो डेस्कटॉप पे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। ये काम करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम किसी मेथड में कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तब भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर की मदद से कॉल हो जाता है। अगर ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे किस तरह हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस शो के बाद जो ये ओपन क्लोज ब्रैकेट है इसके अंदर हम अगर आर्ग्यूमेंट देंगे, वैल्यू पास कराएंगे, इसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर नई वैल्यू कोई देंगे उसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा कि जब हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करते वक्त अगर कोई आर्गुमेंट पास ना करें तो हम उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करें और पैरामीटर दें या आर्गुमेंट पास करें तो हम उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नेम की।
स्टूडेंट, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि जिसका नाम स्टूडेंट के नाम की तरह ही हो और उसके साथ कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो। और जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पैरामीटर और या आर्गुमेंट पास करेंगे, इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये कब इन्वोक होता है? जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वहीं पे हमें इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पास करनी होगी। कैसे? हम मेन पार्ट बनाते हैं सबसे पहले, void main string क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर उसी वक्त इन्वोक होगा। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहीं पे ही हम इस पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे। 100 और 200 पास की। जैसे हम इसे 200 और 100 और 200 वैल्यू पास करेंगे तो ये वैल्यू जो है इसको असाइन हो जाएगी ए को, और कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से ये प्रिंट हो जाएगी। ये पैरामीटराइज इसे कहते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तभी हम इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करेंगे, और जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर, जिसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिस क्लास में ये है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहीं पे इसको वैल्यू पास करेंगे। इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टाइप की जो क्लास है वो बनाई। अब इसके अंदर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं इंटीजर टाइप के ए एंड बी। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्टूडेंट। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, इंट एक्स इंट वाई। अब हम क्या करते हैं कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं एक्स एंड वाई, अब हम इसे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। ए के अंदर एक्स, बी के अंदर वाई। अब हम एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर हम इन इंस्टेंस वेरिएबल को कंसोल पे शो कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से। मेथड बनाते हैं शो नेम का, और लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं। बी। अब एक कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए। कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त ये स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट नेम का, वो उसी वक्त इन्वोक होगा। जब हम स्टूडेंट टाइप की जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और हमें पैरामीटर उसी वक्त देना होगा जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम
इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्लास का नेम स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डॉग। अब हम क्या करेंगे, इस शो टाइप नेम का जो मेथड है इसे कॉल करेंगे और हम यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 10 एंड 20 वैल्यू पास कर दी। जब हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ये तब इन्वोक होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे स्टूडेंट नाम के जो क्लास है उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और जैसे हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमें वहीं पे ये वैल्यू पास करनी होगी इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास करेंगे, फिर ये वैल्यू जो है ऊपर डिफाइन किए हुए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। फिर हम इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। फिर एक शो नाम के मेथड की मदद से इन वेरिएबल को जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं इन्हें शो करा के console.writeLine की मदद से कंसोल पे शो करेंगे। इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कब इन्वोक होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हमें वहीं इसकी वैल्यू पास करनी होती है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा, तो आज हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखेंगे। स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम वेरिएबल भी बना सकते हैं और मेथड भी। एक नॉर्मल वेरिएबल और मेथड में और एक स्टैटिक वेरिएबल और मेथड में क्या फ़र्क है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे। उसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, ए और बी। ऐसे डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। डाटा टाइप के साथ अगर हम इस तरह किसी क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हम इसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और अगर हम इस तरह एक मेथड डिक्लेयर कराएं, यहाँ इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और इसके अंदर यहाँ इनको वैल्यू असाइन करते हैं। ऐसे डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं और ऐसे डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल को हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं और इसे हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। जब हम किसी क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करते हैं तो हम इसे क्लास मेंबर कहते हैं। जब हम किसी क्लास में वेरिएबल और मेथड को डिक्लेयर कराते हैं तो हम इसे क्लास मेंबर कहते हैं। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इन वेरिएबल और मेथड की एक कॉपी तैयार होती है, क्योंकि हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट में इन वेरिएबल और मेथड की अलग अलग कॉपी होती है, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन वेरिएबल और मेथड में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन के अंदर
स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। obj1 एंड obj2। जब हम ऑब्जेक्ट 1 से इस क्लास के वेरिएबल और मेथड में चेंजिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट 2 से इस क्लास के वेरिएबल और मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल और मेथड होते हैं उनकी एक कॉपी तैयार होती है। मींस हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कॉपी तैयार होती है। तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और मेथड में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और मेथड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो, ऐसा मेथड हो कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे या अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करते हुए पूरे क्लास से रिलेटेड हो। मींस कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग करें तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हम उस क्लास के बनाएं तो सब में चेंजिंग हो और सब में चेंजिंग नज़र आए। तो ऐसे वेरिएबल और ऐसे मेथड को हम स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड कहते हैं। स्टैटिक कीवर्ड से हम एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो क्लास में जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब में चेंजिंग होगी। इसका सिंटैक्स देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल और हम स्टैटिक मेथड किस तरह बनाते हैं। स्टूडेंट नेम की, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं। इस तरह डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अगर हम इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर दें तो ये स्टैटिक वेरिएबल कराएंगे और इस तरह डिक्लेयर किए जाने वाले मेथड को हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं। और अगर इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाए तो ये स्टैटिक मेथड कहलाता है। क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या अलग अलग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ना करते हुए पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। मींस कि अगर हम इन वेरिएबल की किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो हम किसी और ऑब्जेक्ट में एक्सेस करके देखेंगे तो हमें वहाँ पे इसकी चेंजिंग मिलेगी और इफेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि ये किसी एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हुए पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। कि मतलब कि पूरे क्लास में ये स्टैटिक वेरिएबल जहाँ भी यूज़ होगा हमें वहाँ चेंजिंग नज़र आएगी। तो हम इसे क्लास वेरिएबल और इसे क्लास मेथड कहते हैं। कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर क्लास में इनकी एक अलग अलग कॉपी तैयार होती है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं है कि जब हम किसी स्टैटिक वेरिएबल और मेथड के साथ किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे या किसी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो हमें पूरे क्लास में उसकी चेंजिंग नज़र आएगी। आइए आगे मज़ीद देखते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नेम की, और इसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए और स्टैटिक मेथड भी।
जब हम किसी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें इन वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करना हो, यूज़ करना हो मेन के अंदर, तो हम क्लास के नेम से भी इन वेरिएबल को, मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता कि सपोज ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस मेथड है, तो हम इसमें क्या करते थे, क्लास का नेम लिखते थे, जैसे हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट लिखकर इस क्लास को एक्सेस करते थे, इस मेथड को इस तरह लिखते थे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड का यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में, तब हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्लास नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, डॉट का यूज़ करके वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू असाइन कर देंगे। इस तरह हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर बगैर ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए। और अगर हम मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम करके इस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह हम क्लास के स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए। आगे हम मज़ीद देखेंगे कि हम इसके एग्जांपल से समझेंगे कि वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को हम किस तरह प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और स्टैटिक मेथड को किस तरह प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि हमें उसकी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी किसी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड की एक कॉपी तैयार होती है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। जब हम एक क्लास के अगर हम एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें चेंजिंग करते थे तो दूसरे ऑब्जेक्ट की क्लास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, किसी वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ना करते हुए पूरे क्लास से रिलेटेड होता था। मीन्स कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो जितने भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट बने होंगे उन सब में चेंजिंग होती होगी। तो आगे के ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड का एग्जाम्पल करके समझेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टैटिक वेरिएबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या फ़र्क है? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ उसी क्लास में यूज़ होते हैं जिस क्लास में हम उसे डिक्लेयर करते हैं। मीन्स कि अगर हमने कोई एक स्टूडेंट क्लास बनाई है तो उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी क्लास के मेथड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं, मीन्स कि हम एक क्लास के एक से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए उन वेरिएबल की एक कॉपी तैयार होती है। तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि अगर हम किसी एक क्लास के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो अगर हम उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें हर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग हम कर सकते हैं, चेंजिंग हमें वहाँ नज़र आएगी। तो हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने मल्टीपल मेथड यूज़ किए तो और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लिए, तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट
के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम के मेथड में हमें चेंजिंग नज़र आएगी। तो इसलिए हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ताकि अगर हम कहीं एक जगह चेंजिंग करें तो हमें पूरे प्रोग्राम में चेंजिंग नज़र आए। और स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे तो हर क्लास के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अगर हम यूज़ करें तो मल्टीपल क्लासेस में भी इन स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम किसी एक क्लास के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, तो हम जितने भी क्लासेस बना लें और वहाँ पे वही वेरिएबल यूज़ करें उसी नेम से, तो अगर हम एक क्लास के वेरिएबल को में वैल्यू चेंज करेंगे तो जितनी भी क्लासेस बनी हो और वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हमने यूज़ किया हो, तो एक क्लास से चेंजिंग करेंगे तो जितनी भी क्लासेस होंगे वहाँ पे हमें उन वेरिएबल में चेंजिंग नज़र आएगी। इससे हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कहते हैं। आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक इंस्टेंस वेरिएबल का प्रोग्राम बनाएंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें दोनों में फ़र्क नज़र आए और हम स्टैटिक वेरिएबल को इजीली समझ सकें। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, ए एंड बी, और एक मेथड बनाते हैं ऐड के नेम से। इसमें एक मैसेज शो कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन से फॉर एडिशन, और कंसोल डॉट राइट लाइन से इसको प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू पोजीशन देंगे, कौन सी पोजीशन, जो हम इस कॉमे के बाद लिखते हैं। ए बी, जो ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू होगी वो दोनों ऐड करके इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो हम ए और बी को तो पहले वैल्यू देते हैं, ए इज इक्वल टू 5 दे दिया और बी को 6 इनिशियलाइज कर दिया। और स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं। इस तरह एक और मेथड बनाते हैं, इसे हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं फॉर सब्ट्रैक्ट मेथड का नेम, और यहाँ साइन चेंज कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, हम पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू फिर क्लास का नेम। इसे हम जब न्यू कीवर्ड के बाद जो लिखते हैं इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कंपाइलर की मदद से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तब भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में कॉल होता है। तो अब क्या होगा, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, मेथड होते हैं, उनकी एक कॉपी तैयार होती है और हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर जब हम एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट से क्लास के जितने मेथड हैं उनको एक्सेस करेंगे तो हमें उसका आउटपुट शो हो जाएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट से ऐड मेथड को भी एक्सेस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट को भी एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें बार बार इन वैल्यू को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक मेथड में वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो दूसरे मेथड में वो वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो
उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल और मेथड होते हैं तो उनकी एक कॉपी तैयार होती है। क्योंकि हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी होती है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट से हमने दोनों को एक्सेस किया है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट से दोनों को एक्सेस करेंगे तो हम एक जगह वैल्यू देंगे तो वो दूसरे मेथड में जो हमने एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया होगा वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम। अब हम इसे रन करके देखते हैं। फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये देखें हमने ऐड के मेथड के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की और सब्ट्रैक्ट के अंदर खुद ही एक्सेस होगी, यूज होगी। क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड को एक्सेस किया तो वो दूसरे मेथड में वो वैल्यू एक्सेस हो गई। तो अगर हम ऐड के मेथड को अलग ऑब्जेक्ट से एक्सेस करें और सब्ट्रैक्ट के मेथड को अलग से एक्सेस करें तो क्या होगा कि ऐड के मेथड के अंदर जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट के मेथड के अंदर फिर एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐड के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाया है और सब्ट्रैक्ट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाया है। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनके लिए अलग अलग कॉपी तैयार होती है। तो ऐड की एक अलग कॉपी तैयार होगी, सब्ट्रैक्ट की एक अलग कॉपी तैयार होगी। तो जब एक कॉपी में हम चेंजिंग करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब हमने ऐड के अंदर वैल्यू दी है तो वो सब्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट की कॉपी है, ये सब्ट्रैक्ट एक अलग ऑब्जेक्ट की कॉपी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी वैल्यू इनिशियलाइज की है तो सब्ट्रैक्ट में भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं। तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम हमने ऑब्जेक्ट 1 रख दिया। अब रन करके देखते हैं। फॉर एडिशन a + b 11 तो आ गया, लेकिन देखें सब्ट्रैक्ट क्या आंसर आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि हमने ऐड के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम obj है और सब्ट्रैक्ट के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम obj1 है। तो जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनकी अलग अलग कॉपी तैयार होगी। तो ऐड का जो अलग ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके अंदर जो हमने वैल्यू दी है वो हम सब्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा वेरिएबल हो, ऐसा मेथड हो, जो ऐसा वेरिएबल हो कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाएं तब भी एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड के दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज हो जाए, हमें बार बार वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसा मेथड के लिए, ऐसे वेरिएबल के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं और क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो हम इसे स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं और क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो हम स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें तो एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो हमें बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके वेरिएबल में भी चेंजिंग नज़र आएगी। जैसे कि हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया और हमने ऐड का अलग ऑब्जेक्ट बनाया और सब्ट्रैक्ट का अलग ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने ऐड के मेथड के अंदर वैल्यू दी लेकिन सब्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू नहीं दी और वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही थी। अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो हमने ऐड के अंदर वैल्यू दे दी तो अब हमें ये सब्ट्रैक्ट के अंदर भी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, हम एक्सेस कर सकेंगे। क्योंकि ऐड के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो भी स्टैटिक है और सब्ट्रैक्ट के अंदर भी यूज़ हो रहा है वो भी स्टैटिक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का क्या फ़ायदा है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें किसी क्लास के, एक बना लें या मल्टीपल बना लें, तो अगर हम एक भी चेंजिंग करेंगे तो वो सब में चेंजिंग होगी
क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। तो अगर हम स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी यूज़ करेंगे तो हमें वो एक्सेस होगा, उसकी चेंजिंग हमें नज़र आएगी। आइए इसको रन करके देखते हैं। फॉर एडिशन a + b 11, और ये देखें हमें यहाँ पे एक्सेस हो गया, यहाँ पे चेंजिंग नज़र आ गई। ये देखें हमने ऐड के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाया था और सब्ट्रैक्ट के लिए अलग बनाया था। जब इंस्टेंस वेरिएबल था तो ये वैल्यू इस सब्ट्रैक्ट के मेथड में एक्सेस नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट में था और ये अलग ऑब्जेक्ट में था। लेकिन अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हम क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, तो अगर एक जगह चेंजिंग करेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक वेरिएबल है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, हमें वहाँ पे चेंजिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा हम इसे एक क्लास में नहीं, मल्टीपल क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के सपोज हम एक और क्लास बनाएं, इसे हम यहाँ बनाते हैं क्लास शो, और इसको मेन के अंदर लाजमी रखना है क्लास को, ताकि क्लास के अंदर मेन पार्ट लाजमी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, इसको कॉपी करके नीचे लिख देते हैं। और ये हम यूज़ करते हैं मल्टीपल के नाम से, मल के नाम से, और यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने दो क्लास बनाए, एक के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट का मेथड है और एक के अंदर मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। तो हमने इसके अंदर वेरिएबल भी इनिशियलाइज नहीं किए और वेरिएबल को वैल्यू भी नहीं दी। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट तो अलग बनाएंगे लेकिन वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें जितने भी क्लासेस हों उसका एक ऑब्जेक्ट लाजिम बनता है। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj = न्यू शो सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट नाम एक बार पहले यूज़ कर चुके थे तो हर बार ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होना चाहिए। बेशक क्लास चेंज हो लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम जो एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो हम मेथड को एक्सेस करते हैं। देखिए हमने इस क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को एक्सेस कर लिया, लेकिन हमने जो वैल्यू क्लास प्रोग्राम के मेथड एडिशन के अंदर दी है तो हम वो दूसरे क्लास के मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल किसी एक क्लास पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करें तो हम किसी एक क्लास के मेथड के वेरिएबल में चेंजिंग करेंगे तो जितनी भी क्लास के मेथड के अंदर हमने वो वेरिएबल यूज़ किया होगा हमें वहाँ पे उसकी चेंजिंग नज़र आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। फॉर एडिशन के लिए a + b 11 हो गया, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए a - b -1 हो गया। ये देखें फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b 30 हमें शो हो गया। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है कि वो ना ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना एक क्लास पे डिपेंड करता है। अगर हमने किसी एक क्लास में स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर लिया तो हम उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लें। तो अगर हम किसी एक मेथड में चेंजिंग करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के मेथड में चेंजिंग करेंगे, हमें जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके मेथड में, उनके वेरिएबल में चेंजिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा हम कितने भी मल्टीपल क्लासेस बना लें और अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मेथड के वेरिएबल को हम वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे। अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो अगर हम एक क्लास के मेथड के अंदर
वैल्यू देंगे या चेंजिंग करेंगे, जितने भी क्लासेस में कितनी क्लासेस में वो स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया होगा, हमें वहाँ पे चेंजिंग नज़र आएगी। हमें बार बार वैल्यू इनिशियलाइज करने की या मेथड को इनिशियलाइज करने की या वैल्यू इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह हमने एक क्लास शो बनाया, वहाँ पे सिर्फ मेथड लिख दिया और वो वेरिएबल यूज़ किए जो स्टैटिक वेरिएबल थे। हमें यहाँ पे देखें चेंजिंग नज़र आई। हम वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 दे देते हैं और यहाँ पे 20, अब रन करके देखते हैं। देखें a+b 30, ये जो है प्रोग्राम का मेथड है सब्ट्रैक्शन, और ये मल्टीप्लिकेशन ये शो का मेथड है। मींस कि हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल क्लासेस बना के सिर्फ एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल दिया है और हम उसे मल्टीपल क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जैसे हमने यहाँ मेन के अंदर यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज की, अगर हम यहाँ से हटा दें तो हम मेन के अंदर भी इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो भी क्लास के नेम से। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमें ऑब्जेक्ट की, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इस वेरिएबल को क्लास के नेम से भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह? इसका सिंटैक्स क्या होगा? हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे जो है प्रोग्राम, उसके बाद डॉट यूज़ करेंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, 10 लिख दिया। उसके बाद दोबारा क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और उसको वैल्यू इनिशियलाइज की, फिर सेमीकोलन। हम स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो हम उसे क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हमें स्टैटिक वेरिएबल में और इंस्टेंस वेरिएबल में फ़र्क नज़र आए कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो हमें स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए a+b 14, a-b 6 आया और ये देखें तीनों में वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। तो हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अगले ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा और देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में क्या फ़र्क है और हम स्टैटिक वेरिएबल को किस तरह यूज़ करते हैं। तो आज हम स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंस्टेंस मेथड में और स्टैटिक मेथड में क्या फ़र्क है और हम स्टैटिक मेथड को किसी प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम स्टैटिक मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नेम की क्लास बनाते हैं और उसके अंदर एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं वाइड शो नेम का। सबसे पहले हम एक इंस्टेंट मेथड का प्रोग्राम बनाते हैं, इसको समझते हैं। फिर हम एक स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें इंस्टेंस मेथड में और स्टैटिक मेथड में फ़र्क नज़र आए। हम इसे इंस्टेंस मेथड क्यों कहते हैं? जब हम मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। न्यू के बाद जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम करके हम इसको एक्सेस करते हैं। जब हम
इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस मेथड की एक कॉपी तैयार होती है। जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसकी एक कॉपी तैयार होती है। हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम जितने भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए इस मेथड की एक कॉपी तैयार होती है। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट से इस मेथड में चेंजिंग करें तो हमने इस क्लास के बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए होंगे उनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए हम इसे इंस्टेंस मेथड कहते हैं कि इस क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसकी एक कॉपी तैयार होती है और हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कॉपी होती है, इसलिए हम इसे इंस्टेंस मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। जब हम इस मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम इसे स्टैटिक मेथड कहते हैं और हम इसे क्लास मेथड भी कहते हैं। क्लास मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह इंस्टेंस मेथड में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कॉपी तैयार होती है, लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं है। स्टैटिक किसी एक ऑब्जेक्ट पर या मल्टीपल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, जबकि ये पूरे क्लास से रिलेटेड होती है। अगर हम इसके किसी एक ऑब्जेक्ट से मेथड में चेंजिंग करेंगे तो हमने उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए होंगे हर ऑब्जेक्ट में इस मेथड में चेंजिंग नजर आएगी। इसलिए हम इसे स्टैटिक मेथड कहते हैं कि हम कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहां पे हम एक जगह चेंजिंग करें तो उस पूरे प्रोग्राम में वो उस मेथड में चेंजिंग आए जहां हमने उसको उस मेथड को यूज किया होगा। तो उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि हम किसी एक ऑब्जेक्ट से मेथड स्टैटिक मेथड में चेंजिंग करें तो पूरे प्रोग्राम में चेंजिंग नजर आए। अगर हम इस मेथड के अंदर वेरिएबल यूज करें तो हम इस मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। हमें स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का ही यूज करना होगा। हम इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक मेथड में यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड में भी हमें स्टैटिक वेरिएबल का ही यूज करना होगा और मेन में यूज करने के लिए एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसे क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह? सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम। इस तरह हम इस मेथड को मेन में क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए। इसे हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम प्रोग्राम में किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक इंस्टेंस मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे, उसे समझेंगे, फिर हम स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें दोनों में डिफरेंस पता चले और हम स्टैटिक मेथड को इजीली समझ सकें। सबसे पहले हम एक इंस्टेंस मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे, उसे समझेंगे, फिर हम स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें इंस्टेंस मेथड में और स्टैटिक मेथड में फ़र्क पता चले और हम स्टैटिक मेथड को इजीली समझ सकें। सबसे पहले हम 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, लेंथ, विड्थ एंड रिजल्ट। अब एक मेथड बनाते हैं शो नेम का। इसके अंदर हम इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, इसको 10 और विड्थ को 20। अब एक और मेथड बनाते हैं प्रिंट नेम का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट वेरिएबल के अंदर सेव करा के मींस इनिशियलाइज करा के कंसोल राइट लाइन की मदद से इसको कंसोल पे हम प्रिंट कराएंगे। रिजल्ट इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इक्वल टू 0
कॉमा रिजल्ट। ये जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर 0 लिखा है, ये पोजीशन शो करता है। मींस कि 0 पहला वेरिएबल, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे। तो 0 मींस पहला वेरिएबल, अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज में आगे 1 लिखेंगे मींस सेकंड वेरिएबल। तो ये पोजीशन शो करता है। अब हम कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं स्क्रीन होल्ड के लिए। सेमीकोलन। अब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन मेथड की एक कॉपी तैयार होगी। इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इन वेरिएबल की, इन मेथड की एक कॉपी तैयार होती है। क्योंकि हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कॉपी तैयार होती है और एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोग्राम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हम एक ऑब्जेक्ट से इन दोनों मेथड को एक्सेस करेंगे तो शो के अंदर जो हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट के अंदर यूज हो जाएगी। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमने एक ऑब्जेक्ट से इन दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक कॉपी हुई। मीन्स कि शो मेथड और प्रिंट मेथड एक ही कॉपी के अंदर आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट डॉट शो एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट डॉट एक ही ऑब्जेक्ट से हम दोनों मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों को एक्सेस कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही कॉपी के अंदर आता है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिएगा कि शो प्रिंट के अंदर एक्सेस होगा, ये एक्सेस हो गया। अगर हम शो के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाएं, प्रिंट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट के अंदर यूज नहीं होगा। क्योंकि शो मेथड एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और प्रिंट मेथड एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू या वेरिएबल हम दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं कर सकते। आइए करके देखते हैं। हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम हर ऑब्जेक्ट का नाम जहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के नाम सेम नहीं रख सकते, क्योंकि सेम रखेंगे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ये किस मेथड का ऑब्जेक्ट है या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट 1 इसका नाम रखा। अब एक्सेस करेंगे, देखना है कि आंसर हमें 0 शो होगा। 0 क्यों? क्योंकि हमने जैसे बात की कि हमने शो के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया है और प्रिंट के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम शो के मेथड के अंदर जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है और प्रिंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। पहले क्यों यूज हो रहा था? क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये दोनों एक ही कॉपी के अंदर आते थे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट एक कॉपी तैयार करता है अपने अंदर। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी है और प्रिंट एक अलग ऑब्जेक्ट की कॉपी है, इसलिए हम एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक जब हम मेथड यूज बनाते हैं तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इंस्टेंस मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना एक मेथड पर डिपेंड करता है ना मल्टीपल मेथड पर डिपेंड करता है। ये पूरे क्लास से रिलेटेड होता है, तो हम इसे स्टैटिक मेथड भी कहते हैं और क्लास मेथड भी कहते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट क्लास नेम से मेन में यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका किसी ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। जैसे हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक मेथड का दूसरे मेथड से लेना देना नहीं होता, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम से मेन में एक्सेस कर लेंगे। इंस्टेंस में क्या था, हम शो के लिए अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, प्रिंट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो ये एक दूसरे से एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी तैयार करती है।
लेकिन जब हम मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट मेन में क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड के अंदर हम कभी भी इंस्टेंस मेथड यूज नहीं कर सकते, हमेशा स्टैटिक वेरिएबल ही यूज करेंगे। हम स्टैटिक मेथड के अंदर कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, उन्हें भी स्टैटिक वेरिएबल होना लाजमी है। अब हम मेन में इसको एक्सेस करके देखते हैं। क्लास नेम प्रोग्राम डॉट मेथड नेम शो, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। अब हम इसे रन करते हैं, अब देखिएगा ये एक्सेस हो जाएगा। ये देखें, हमें इंस्टेंस की तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करने की जरूरत नहीं कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट, इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट, तो शो के वेरिएबल की वैल्यू हम मेन प्रिंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टैटिक मेथड में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट क्लास के नेम से मेन में एक्सेस करेंगे। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस एक्सेस करते वक्त सीक्वेंस लाजमी रखना। जैसे हमने पहले वैल्यू दी है, फिर उन वैल्यू को दूसरे मेथड में एक्सेस किया है। अगर हम पहले मेथड लिखें वेरिएबल का, उसके बाद हम वैल्यू असाइन करें तो कभी भी वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले प्रिंट का मेथड चेक करेगा, देखेगा वेरिएबल है लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो कंसोल पे 0 शेयर करेगा। और फिर प्रोग्राम शो को एक्सेस करेगा, उसमें सिर्फ वैल्यू होगी, तो वो इसमें इनिशियलाइज कभी नहीं होगी। तो हमेशा प्रोग्राम के हिसाब से सीक्वेंस रखना चाहिए। जब जैसे हमने पहले मेथड बनाया स्टैटिक मेथड, उसका नाम उस नाम से एक्सेस करें, फिर अगले मेथड के नाम से एक्सेस करें। अभी देखिए, आप इसको रन करके देखते हैं। ये देखें रिजल्ट 0 आया। क्यों? कि हमने पहले प्रिंट को एक्सेस किया, जिसके अंदर हमने सिर्फ वेरिएबल दिए थे, वैल्यू नहीं दी थी। उसके बाद वैल्यू वाला प्रोग्राम एक्सेस किया, जो कि एक्सेस नहीं हो सकता। तो हमेशा प्रोग्राम की सीक्वेंस लेकर चलना चाहिए। जो सा मेथड पहले हमने इनिशियलाइज किया उसको पहले एक्सेस करें। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए 200 प्रिंट हो गया। हमने क्या पढ़ा आज कि इंस्टेंस मेथड में और स्टैटिक मेथड में क्या फ़र्क है। इंस्टेंस मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो हम स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्लास से रिलेटेड होता है। तो हम उसे मेन में एक्सेस करने के डायरेक्ट क्लास का नेम लिखेंगे और मेथड का नाम लिखेंगे, वो मेन में एक्सेस हो जाएगा। और स्टैटिक मेथड के अंदर हमेशा स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी एक्सेस या यूज़ नहीं होंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम कि हमने स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेस्टिंग ऑफ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में हम मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम मेथड को मेन में किस तरह एक्सेस करते हैं। सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास में वो मेथड होता है, फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके मेथड का नाम लिख के उसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह हम एक मेथड को दूसरे मेथड में एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड का नाम यूज़ करके। इसे हम नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं। कि अगर दो मेथड हैं, तो अगर हम एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर एक्सेस करें तो हम इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं कि हम नेस्टिंग ऑफ मेथड किस तरह यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नेम क्लास बनाएंगे। उसके अंदर हम दो इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं, ए एंड बी। एक मेथड बनाते हैं गेट वैल्यू के नाम से, गेट वैल्यू। और एक और मेथड बनाते हैं वाइड शो के नाम से। गेट वैल्यू में क्या करेंगे, हम इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। ए को 4 किया और बी को 5।
ये जब हमने मेथड का नाम लिखा, जब दो नेम मिलकर एक नाम बनता है तो फर्स्ट नेम का हमेशा फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है मेथड के नेम के लिए, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ये मेथड लिखने की तरीका है। और शो के अंदर हम क्या करेंगे, गेट के अंदर हमने इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, और शो के अंदर इन वेरिएबल को हम कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से शो कराएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉर्मली हम इस वेरिएबल के अंदर, इस मेथड के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, अगर हम वो शो में यूज करना चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से दोनों को एक्सेस करेंगे। गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट शो, हम इन दोनों को एक्सेस करेंगे। तो अब क्या होगा, तो गेट वैल्यू के अंदर वेरिएबल को जो हमने वैल्यू असाइन की होगी हम वो शो मेथड के अंदर यूज कर सकेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से। जब हम इन वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन नेस्टिंग ऑफ मेथड में क्या होता है कि हम अगर गेट वैल्यू जो मेथड है, अगर वो हम शो मेथड के अंदर एक्सेस कर लें उसके नेम से, तो हमें उसे मेन में एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने गेट वैल्यू मेथड को शो मेथड के अंदर एक्सेस किया, तो जब हम मेन के अंदर शो को एक्सेस करेंगे तो ये गेट वैल्यू भी ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि शो के अंदर गेट वैल्यू है, और जैसे हम शो को मेन के अंदर एक्सेस करेंगे, जो कंपाइल करेगा तो शो को एक्सेस करेगा, तो इसके अंदर भी जो मेथड होगा उसे भी एक्सेस कर लेगा। इसे हम नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं कि एक मेथड को हम दूसरे के अंदर एक्सेस करके उस मेथड को सिर्फ मेन में एक्सेस करें। आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसे प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम दो मेथड बनाएंगे, फिर उसे हम मेन में एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेस्टिंग ऑफ मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें मेथड को मेन में एक्सेस करने का और नेस्टिंग ऑफ मेथड को मेन में एक्सेस करने का फ़र्क पता चले। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक कॉमा बी, फिर एक मेथड बनाते हैं गेट वैल्यू के नाम से। इसके अंदर इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ 4 और बी को 10। अब एक और मेथड बनाता हूँ शो नेम का, और इसके अंदर कंडीशन रखता हूँ इफ अगर ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन is a getter value, वरना else console dot right line b is a getter value। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्राम obj इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। जो न्यू कीवर्ड के बाद जो हमने प्रोग्राम लिखा है हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसके बाद obj डॉट, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें गेट वैल्यू मेथड के अंदर जब हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, हम वो शो में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना के दोनों को एक्सेस करेंगे, तो गेट वैल्यू के मेथड के अंदर जो वैल्यू है वो हम शो में यूज़ कर सकेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट शो।
अब इसको रन करते हैं। स्क्रीन होल्ड नहीं हुई क्योंकि हमने स्क्रीन होल्ड के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ नहीं किया। कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं दोनों के लिए। कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं। ये देखें बी इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि बी की वैल्यू 10 थी। अगर आप नंबरिंग चेंज करके देखते हैं 10, ये 3। अब इसको रन करते हैं। ये देखें ए इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। तो अब हम नेस्टिंग ऑफ मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि हमने क्या किया कि मेन के अंदर दोनों मेथड को एक्सेस किया, क्योंकि गेट वैल्यू के अंदर जो हमने मेथड के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, हम वो शो में यूज़ करना चाहते हैं कि हमें एक मेथड से दोनों, एक ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड का नाम यूज़ करके एक्सेस करना होगा। लेकिन अगर हम गेट वैल्यू मेथड को शो के अंदर डायरेक्ट नेम से एक्सेस करें, गेट वैल्यू एक्सेस करें, तो हमें गेट वैल्यू मेथड को मेन में एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट से शो को एक्सेस करेंगे मेन के अंदर, तो शो मेथड के अंदर गेट वैल्यू मेथड मौजूद है, क्योंकि हमने गेट वैल्यू मेथड को शो के अंदर एक्सेस किया और फिर शो मेथड को मेन के अंदर एक्सेस किया। जब कंपाइलर कंपाइल करेगा मेन के अंदर शो को, तो वो शो से डायरेक्ट इस मेथड के अंदर आएगा, पहले गेट वैल्यू को देखेगा, उसको रन करेगा, फिर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। तो हम इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं कि एक मेथड को दूसरे मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं। जब हम एक मेथड को दूसरे मेथड में यूज़ करते हैं, तो हमें जो मेथड हम दूसरे में एक्सेस करते हैं, तो उस मेथड को मेन के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करके एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गेट वैल्यू है, तो अब हमें इसे मेन में एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शो को एक्सेस करेंगे मेन के अंदर, तो गेट वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये इज़ अ गेटर वैल्यू, ए इज़ अ गेटर वैल्यू कि हमने गेट वैल्यू को शो के अंदर एक्सेस किया, तो शो को मेन के अंदर एक्सेस किया, तो ये दोनों मेथड एक्सेस हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड, एक मेथड को दूसरे मेथड में एक्सेस करना। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेस्टिंग ऑफ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में हम मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम मेथड को मेन में किस तरह एक्सेस करते हैं। सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास में वो मेथड होता है, फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके मेथड का नाम लिख के उसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह हम एक मेथड को दूसरे मेथड में एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड का नाम यूज़ करके। इसे हम नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं कि अगर दो मेथड हैं, तो अगर हम एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर एक्सेस करें, तो हम इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं कि हम नेस्टिंग ऑफ मेथड किस तरह यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नेम क्लास बनाएंगे। उसके अंदर हम दो इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं, ए एंड बी। एक मेथड बनाते हैं गेट वैल्यू के नाम से, गेट वैल्यू। और एक और मेथड बनाते हैं वाइड शो के नाम से। गेट वैल्यू में क्या करेंगे, हम इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। ए को 4 किया और बी को 5। ये जब हमने मेथड का नाम लिखा है, जब दो नेम मिलकर एक नाम बनता है, तो फर्स्ट नेम का हमेशा फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है मेथड के नेम के लिए, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ये मेथड
लिखने की तरीका है। और शो के अंदर हम क्या करेंगे, गेट के अंदर हमने इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन की और शो के अंदर इन वेरिएबल को हम कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से शो कराएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉर्मली हम इस वेरिएबल के अंदर, इस मेथड के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया, अगर हम वो शो में यूज करना चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से दोनों को एक्सेस करेंगे। गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट शो, हम इन दोनों को एक्सेस करेंगे। तो अब क्या होगा, तो गेट वैल्यू के अंदर वेरिएबल को जो हमने वैल्यू असाइन की होगी, हम वो शो मेथड के अंदर यूज कर सकेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से। जब हम इन वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन नेस्टिंग ऑफ मेथड में क्या होता है कि हम अगर गेट वैल्यू जो मेथड है, अगर वो हम शो मेथड के अंदर एक्सेस कर लें उसके नेम से, तो हमें उसे मेन में एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने गेट वैल्यू मेथड को शो मेथड के अंदर एक्सेस किया, तो जब हम मेन के अंदर शो को एक्सेस करेंगे तो ये गेट वैल्यू भी ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि शो के अंदर गेट वैल्यू है। और जैसे हम शो को मेन के अंदर एक्सेस करेंगे, जो कंपाइल करेगा तो शो को एक्सेस करेगा, तो इसके अंदर भी जो मेथड होगा उसे भी एक्सेस कर लेगा। इसे हम नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं कि एक मेथड को हम दूसरे के अंदर एक्सेस करके उस मेथड को सिर्फ मेन में एक्सेस करें। आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसे प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम दो मेथड बनाएंगे, फिर उसे हम मेन में एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेस्टिंग ऑफ मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमें मेथड को मेन में एक्सेस करने का और नेस्टिंग ऑफ मेथड को मेन में एक्सेस करने का फर्क पता चले। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक कॉमा बी, फिर एक मेथड बनाते हैं गेट वैल्यू के नाम से। इसके अंदर इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ 4 और बी को 10। अब एक और मेथड बनाता हूँ शो नेम का, और इसके अंदर कंडीशन रखता हूँ इफ अगर ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन is a greater value, वरना else console dot right line b is a greater value। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्राम obj इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। जो न्यू कीवर्ड के बाद जो हमने प्रोग्राम लिखा है हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसके बाद obj डॉट, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हमें गेट वैल्यू मेथड के अंदर जब हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, हम वो शो में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना के दोनों को एक्सेस करेंगे। तो गेट वैल्यू के मेथड के अंदर जो वैल्यू है वो हम शो में यूज़ कर सकेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब इसको रन करते हैं। स्क्रीन होल्ड नहीं हुई क्योंकि हमने स्क्रीन होल्ड के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ नहीं किया। कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं दोनों के लिए।
कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं। ये देखें b इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू 10 थी। अगर आप नंबरिंग चेंज करके देखते हैं 10, ये 3। अब इसको रन करते हैं। ये देखें a इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। तो अब हम नेस्टिंग ऑफ मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि हमने क्या किया कि मेन के अंदर दोनों मेथड को एक्सेस किया, क्योंकि गेट वैल्यू के अंदर जो हमने मेथड के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, हम वो शो में यूज़ करना चाहते हैं कि हमें एक मेथड से एक ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड का नाम यूज़ करके एक्सेस करना होगा। लेकिन अगर हम गेट वैल्यू मेथड को शो के अंदर डायरेक्ट नेम से एक्सेस करें, गेट वैल्यू एक्सेस करें, तो हमें गेट वैल्यू मेथड को मेन में एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट से शो को एक्सेस करेंगे मेन के अंदर, तो शो मेथड के अंदर गेट वैल्यू मेथड मौजूद है, क्योंकि हमने गेट वैल्यू मेथड को शो के अंदर एक्सेस किया और फिर शो मेथड को मेन के अंदर एक्सेस किया। जब कंपाइलर कंपाइल करेगा मेन के अंदर शो को, तो वो शो से डायरेक्ट इस मेथड के अंदर आएगा। पहले गेट वैल्यू को देखेगा, उसको रन करेगा, फिर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। तो हम इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं कि एक मेथड को दूसरे मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसे नेस्टिंग ऑफ मेथड कहते हैं। जब हम एक मेथड को दूसरे मेथड में यूज़ करते हैं, तो हमें जो मेथड हम दूसरे में एक्सेस करते हैं, तो उस मेथड को मेन के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करके एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गेट वैल्यू है, तो अब हमें इसे मेन में एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शो को एक्सेस करेंगे मेन के अंदर, तो गेट वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये इज़ अ गेटर वैल्यू, ये इज़ अ गेटर वैल्यू कि हमने गेट वैल्यू को शो के अंदर एक्सेस किया, फिर शो को मेन के अंदर एक्सेस किया, तो ये दोनों मेथड एक्सेस हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड, एक मेथड को दूसरे मेथड में एक्सेस करना। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या है और हम उसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं, और हम कितने तरीक़ों से इनहेरिटेंस को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आइए आज हम सिंगल इनहेरिटेंस को एक एग्जांपल समझते हैं कि हम इसको प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, फिर हम एक एग्जांपल करके देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? सपोज़ एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए के अंदर मेथड है एडिशन का, क्लास बी को भी एडिशन के मेथड की ज़रूरत है। बजाय इसके कि बी क्लास दोबारा एडिशन का मेथड बनाए, तो हम क्लास एक के मेथड को क्लास बी में एक्सेस कर सकते हैं, जो इनहेरिटेंस की मदद से मुमकिन है। तो हम इसे इनहेरिटेंस कहते हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो हम इसे इनहेरिटेंस कहेंगे। जिस क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे उसे हम सुपर क्लास कहेंगे, बेस क्लास कहेंगे, और जो क्लास एक्सेस करेगा उसे हम चाइल्ड क्लास कहेंगे, और उसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। अब बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? सिर्फ दो क्लासेस होती हैं, और दो क्लासेस का आपस में रिलेशन होता है, दो से ज़्यादा नहीं। इसमें क्या होता है? एक क्लास जो सुपर क्लास कहलाती है और दूसरी क्लास जो चाइल्ड क्लास कहलाती है। लाजमी नहीं है कि ए ही सुपर हो या बी ही चाइल्ड हो। ए चाइल्ड क्लास भी हो सकती है और बी सुपर क्लास भी हो सकती है। इसमें क्या हो रहा है कि जो
जौन सी क्लास जिस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी वो चाइल्ड क्लास कराएगी। मींस जो क्लास एक्सेस करेगी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी वो चाइल्ड क्लास कराएगी, और जिसकी एक्सेस करेगी वो सुपर क्लास कराएगी। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिर्फ दो क्लासेस का रिलेशन होता है। क्या एक जो होती है सुपर क्लास कराती है और दूसरी चाइल्ड क्लास कराती है। सपोज एक और क्लास है क्लास सी, अगर वो भी क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस में नहीं होगा, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, जो इसकी एक और एग्जांपल्स है उसमें चल जाएगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ दो क्लासेस का रिलेशन होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास में एक्सेस हो रही है सिर्फ एक बार, और कहीं और एक्सेस नहीं हो रही, तो हम इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्लास बनाते हैं क्लास ए, और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं एडिशन का, वाइड ऐड के नेम से, और एक और क्लास बनाते हैं इसका नाम है क्लास बी, और इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं जो है सबट्रैक्ट के नेम का, वाइड सब। ये जो मेथड है ये एडिशन का मेथड है और ये मेथड है सबट्रैक्शन का। क्लास के ए के अंदर एक मेथड है जो है ऐड नाम का, जिसके अंदर एडिशन का प्रोग्राम है, और एक और क्लास है क्लास बी जिसके अंदर सबट्रैक्शन का मेथड है और जिस मेथड का नाम है सब। अब क्लास बी को एक और मेथड की ज़रूरत है जो है एडिशन मेथड, जो क्लास ए में मौजूद है। अब बजाय इसके कि उस एडिशन मेथड को हम दोबारा क्लास बी में यूज़ करके लिख के टाइम ज़ाया करें, तो हम क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में एक्सेस कर सकते हैं, जो इनहेरिटेंस की मदद से मुमकिन है। इससे क्या होगा कि हमें एडिशन का मेथड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब हम क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में किस तरह एक्सेस करते हैं। सबसे पहले उस क्लास का नेम जिस क्लास में हमने इनहेरिट करना है, क्लास बी हमने बी में इनहेरिट करना है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उस क्लास का नेम जिसके मेथड को हमने एक्सेस करना है, क्लास ए, इसके मेथड को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ए। तो अब क्या होगा, हम क्लास ए के अंदर जो मेथड होंगे, वेरिएबल होंगे, जितने भी मेथड होंगे, तो हम वो क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ किस तरह करेंगे, जब हम इन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने क्लास बी के अंदर क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दिया है, तो हम जब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट करके एडिशन के मेथड को एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एडिशन का जो प्रोग्राम होगा वो आउटपुट पे हमें शो होगा, क्योंकि हमने क्लास ए के मेथड को, वेरिएबल को क्लास बी में एक्सेस जब कर लिया है तो हमें क्लास ए के ऑब्जेक्ट के बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास बी से उस क्लास ए के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में इनहेरिट कर दिया। आइए इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। हम एक स्टूडेंट नेम की क्लास बनाते हैं और इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए एंड बी, और एक मेथड बनाते हैं ऐड नेम का जिसके अंदर एडिशन का प्रोग्राम होगा, और दो पैरामीटर देते हैं इंट एक्स एंड इंट वाई। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं इसके अंदर हम ये जो पैरामीटर हैं ये इनिशियलाइज़ कराएंगे, क्योंकि जब हम इन पैरामीटर को वैल्यू देंगे तो वो इन वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएंगे, बी के अंदर वाई। और एक एडिशन का मेथड बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, रिजल्ट एडिशन इज इक्वल टू
कॉमा ए प्लस बी, और इसके बाद एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं शो, और इसकी दूसरी कर्ली ब्रैकेट को हमें मेन के अंदर रखना, बाहर रखना होगा ताकि मेन इसके अंदर आ जाए। एक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे सब के नाम से, जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन का मेथड होगा। इसके अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू कॉमा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, क्लास स्टूडेंट अलग है, क्लास शो अलग है। तो अलग अलग क्लासेस होती हैं तो एक क्लास के वेरिएबल दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं होते हैं। यानी अभी समझाते हैं आपको। एक क्लास है स्टूडेंट नेम की, इसके अंदर एक एडिशन का मेथड है। एक और क्लास है क्लास शो जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन का मेथड है। अब क्लास शो को भी एडिशन मेथड की ज़रूरत है जो क्लास स्टूडेंट के अंदर है। बजाय इसके कि हम दोबारा मेथड को यूज़ करें तो हम इनहेरिटेंस की मदद से क्लास स्टूडेंट के मेथड को क्लास शो के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह? जिस क्लास ने एक्सेस करना है उसका नाम लिखे, उसके आगे कॉलन का साइन, और जिस क्लास के मेथड को एक्सेस करना है उस क्लास का नेम लिखते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा कि हम अब क्लास स्टूडेंट के अंदर जो मेथड का ऐड के नाम का जो मेथड है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं शो के अंदर। अब किस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम शो क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास को शो के अंदर असाइन कर दिया है, मतलब इनहेरिट कर दिया है। तो हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे शो का, उस ऑब्जेक्ट के नेम से हम ऐड नाम के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आइए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इजीली समझ आ जाएगा। शो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इजिकल टू शो। अब देखिएगा ओबीजे ऑब्जेक्ट के नाम डॉट ऊपर जो मेथड था ऐड नेम का उसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद ओबीजे डॉट सब को। अब ये देखें यहाँ एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने पैरामीटर को वैल्यू नहीं दी। अब वैल्यू देते हैं 10, 30। ये देखें एरर रिमूव हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का आंसर आ गया। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जिस क्लास की प्रॉपर्टी हम उसमें एक्सेस कर लेते हैं फिर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ऐड के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास को शो के अंदर इनहेरिट कर दिया है। तो हम शो के नाम से ऑब्जेक्ट बना के, शो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि एक क्लास को दूसरी क्लास में जब हम इनहेरिट करते हैं, सिर्फ एक क्लास को सिर्फ एक बार इनहेरिट करने को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम इस क्लास को इसमें इनहेरिट करके अगर एक और क्लास में उसमें इनहेरिट करेंगे तो ये
हायरार्की का इनहेरिटेंस हो जाएगी, जहाँ इस क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट करेंगे तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी, जो बाकी इनहेरिटेंस में आता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक जिसमें सिर्फ दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट होती है। इनहेरिटेंस जिसमें इनहेरिट होती है उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, जो इनहेरिट होती है वो सुपर क्लास कहलाती है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम कि आज हमने समझा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है और हम जब एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो उसको किस तरह मेन में एक्सेस करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे और एक प्रोग्राम से समझेंगे कि हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को किसी प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले डायग्राम जो समझते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। हम 3 क्लासेस लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। सपोज एक क्लास है क्लास ए, इसके पास एक मेथड है एडिशन का। उस मेथड की ज़रूरत एक और क्लास है क्लास बी, उसको भी ज़रूरत है, और एक और क्लास है क्लास सी, उसको भी ज़रूरत है। बजाय इसके क्लास बी दोबारा उस मेथड को लिखे और क्लास सी भी दोबारा उस मेथड को लिखे, तो हम क्लास ए के मेथड को क्लास बी में भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास ए के मेथड को क्लास सी में भी यूज़ कर सकते हैं, जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की मदद से मुमकिन है। तो अगर हम क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट कर दें और क्लास ए को क्लास सी में भी इनहेरिट कर दें, मींस एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लास में, मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करने को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। सिर्फ 2 क्लासेस नहीं, 2 से ज़्यादा, डी ई एफ जितनी क्लासेस हो, मींस एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस में इनहेरिट हो रही है, तो हम उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो फिर ए जो है वो हमेशा सुपर क्लास कहलाती है, बाकी हर क्लास चाइल्ड क्लास होती है ए के लिए, जो सुपर क्लास और बेस क्लास कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे है ए बी में इनहेरिट हो रही है, तो बी जो है वो चाइल्ड क्लास होगी और ए जो है वो उसके लिए सुपर क्लास हो गए। और इसी तरह ए सी में भी इनहेरिट हो रही है, तो सी जो है वो ए के लिए चाइल्ड क्लास हो गई और जो ए है वो सी के लिए सुपर क्लास हो गई। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमेशा सिर्फ एक ही क्लास हमें सुपर क्लास कहलाती है और बाकी उसकी चाइल्ड क्लास कहलाती है, क्योंकि एक ही क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस में इनहेरिट होने को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसका सेंटेक्स देते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम किसी प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए। सबसे पहले हम क्लासेस बना लेते हैं, उसके बाद हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझेंगे कि प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। क्लास ए के अंदर एक मेथड बनाते हैं ऐड नेम का, और एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी, इसके अंदर भी एक मेथड बनाते हैं जो है सब नेम का। एक और क्लास बनाते हैं क्लास सी, और इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं जो है मल्टी नेम का। हमने 3 क्लासेस बनाई, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए के पास एक मेथड है एडिशन का। इस क्लास के अंदर जो मेथड है एडिशन का, इसकी ज़रूरत क्लास बी को भी है और क्लास सी को भी है। बजाय इसके कि एडिशन के मेथड को उसके अंदर जो पूरा कोड है उसको बी में दोबारा लिखें और सी में भी दोबारा लिखें, इतना टाइम ज़ाया करें, तो हम क्लास ए को क्लास बी में यूज़ करते हैं और क्लास ए को क्लास सी में यूज़ करते हैं। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस की मदद से मुमकिन है कि हम एक क्लास को एक से ज़्यादा, मींस कि मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करने को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम ए को बी में इनहेरिट करेंगे और ए को हम सी में इनहेरिट करेंगे, तो
हम ए के अंदर जो एडिशन का मेथड है वो हम बी में भी यूज कर सकेंगे और सी में भी यूज कर सकेंगे। किस तरह इनहेरिट करेंगे? जिसके अंदर इनहेरिट करेंगे वो है चाइल्ड क्लास बी, फिर कॉलन के साइन, क्लास ए का नाम। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमेशा एक क्लास सुपर क्लास कहलाती है, बाकी सारी क्लासेस चाइल्ड क्लास कराएंगे। कोई भी इसके अलावा, किसी एक क्लास के अलावा कोई भी क्लास सुपर क्लास नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे एक सुपर क्लास खिला रही है तो बाकी सारी होना चाइल्ड लाजमी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। अब ए को ही हम सी में इनहेरिट करते हैं क्योंकि सी को भी ए के अंदर जो मेथड है एडिशन की उसकी जरूरत है। तो इसमें क्या हुआ है कि जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सब्ट्रैक्शन को भी एक्सेस कर सकेंगे और जो क्लास ए के अंदर मेथड है उसको भी एक्सेस कर सकेंगे। तो हम दोनों के मेथड को यूज कर सकेंगे, हमें दोबारा बी के अंदर मेथड बनाने की जरूरत नहीं है एडिशन की। और फिर क्लास सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्लास ए के मेथड को भी जो उसके अंदर एडिशन का है उसको भी एक्सेस कर सकेंगे और खुद के भी मेथड को एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि हमने क्लास ए के अंदर जो मेथड एडिशन की उसकी जरूरत थी, तो बजाय इसके कि खुद बनाएं तो हम किसी और क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस के एक क्लास का एक से ज़्यादा क्लासेस में यूज़ होने को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रोग्राम से कि हम इसको किस तरह बनाते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्लासेस बनाते हैं, उसके बाद हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं ए एंड बी और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं एडिशन का। आप पैरामीटर पास करते हैं एक्स एंड वाई और इन पैरामीटर को हम इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज कराते हैं, ए को एक्स एंड बी को वाई। एडिशन का मेथड बनाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन एडिशन इक्वल टू कॉमा ए प्लस बी। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के ओपन क्लोज है ये पोजीशन बता रहा है कि कॉमा के जो बाद जो पहली पोजीशन है जो हम रन करेंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर इनिशियलाइज होके हमें कंसोल पे शो होगी। और उसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी, इसकी एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ होगी और दूसरी लास्ट में होगी ताकि मेन के अंदर आ सके ये भी क्लास। तो इसके अंदर भी एक मेथड बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का। नाम चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं सब और यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर एक बार कर चुके हैं। और यहाँ पे नेम चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन और यहाँ साइन चेंज करते हैं और स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। और एक और क्लास बनाते हैं क्लास सी, इसकी एक ब्रैकेट यहाँ और एक लास्ट में ताकि मेन भी इसके अंदर आ सके। तो इसके अंदर भी एक मेथड बनाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का, नाम लिखते हैं मल्टी और यहाँ नेम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन हो गया। तो हमने बेसिकली तीन क्लासेस बनाई हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए के अंदर एक मेथड है एडिशन का, इसकी जो क्लास बी को भी है और क्लास सी को भी है। तो बजाय इसकी कि हम बी में बनाएं सी में बनाएं, हम ए क्लास को बी में भी इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं और क्लास सी में भी। आइए इनको इनहेरिट करते हैं और उसके बाद जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसके क्लास को भी एक्सेस कर लेंगे और ए को भी एक्सेस कर सकेंगे।
और जब सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी के भी क्लास के अंदर जो मेथड है उनको भी एक्सेस कर सकेंगे और ए को भी, क्योंकि हम ए को बी में भी इनहेरिट करते हैं और सी में भी इनहेरिट करते हैं। तो एक क्लास को एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेज में इनहेरिट करने को हम हायरार्की का इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए इनहेरिट करके देखते हैं। बी के अंदर इनहेरिट किया ए, तो ए जो है वो सुपर क्लास कराएगी और बी उसकी चाइल्ड क्लास कराएगी। तो सी के अंदर हमने इनहेरिट किया क्लास ए को, अब सी क्लास चाइल्ड क्लास कराएगी और क्लास ए सुपर क्लास। आपने नोट किया होगा कि हम एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक क्लास सुपर क्लास है, इनहेरिट जो है वो चाइल्ड क्लास कराएंगे। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का रूल है कि इसमें सिर्फ एक ही सुपर क्लास होनी चाहिए और बाकी सब चाइल्ड क्लास। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का, तो आप देखेंगे कि हम इससे इसकी क्लास के अंदर के मेथड को भी एक्सेस कर सकेंगे और एक क्लास के अंदर जो हमें एडिशन की ज़रूरत है हम उसको भी एक्सेस कर सकेंगे। इसलिए हमने इनहेरिट किया ताकि हमें एडिशन के मेथड को बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हम इसे एक ही क्लास के अंदर के मेथड को भी एक्सेस करके उसको बी के अंदर यूज़ कर सकें। और सी में भी हम सी के भी यूज़ कर सकेंगे और ए के भी। आइए इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। सबसे पहले हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बी obj इज इक्वल टू न्यू बी, obj डॉट एडिशन का मेथड जो क्लास ए में था उसको एक्सेस किया और यहाँ पैरामीटर देते हैं 2,4। obj बी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसी से हम उसके अंदर के मेथड को भी एक्सेस करते हैं और उसको पैरामीटर देते हैं 8,4। और क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी obj1, क्लासेस के नेम डिफरेंट होने चाहिए, न्यू सी। obj1 डॉट एडिशन का मेथड जो क्लास ए में है, क्योंकि हमने उसको भी सी में एक्सेस किया है और इसके अंदर पैरामीटर देते हैं, सेम पैरामीटर देते हैं 2,4। obj1 मल्टीप्लिकेशन के मेथड को एक्सेस करते हैं जो क्लास सी के अंदर है और उसके अंदर वैल्यू देते हैं 2,6। ये देखिए हमने क्लास बी की मदद से हमने एडिशन को भी एक्सेस किया जो क्लास ए के अंदर है और सब्ट्रैक्शन को भी एक्सेस किया जो क्लास बी के अंदर है, और क्लास सी की मदद से जिसका ऑब्जेक्ट बनाया मल्टीप्लिकेशन को भी एक्सेस किया और ए के अंदर जो मेथड है एडिशन का उसको भी एक्सेस किया। क्योंकि हमने एक क्लास को एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट किया, बी में भी इनहेरिट किया और सी में भी। तो अब रन करके देखते हैं कि ये ए का जो एडिशन का मेथड है वो बी में यूज़ हुआ है और सी में यूज़ हुआ है कि नहीं। आइए इसका रन करके देखते हैं। ये देखें, जो सब्ट्रैक्शन का मेथड था बी के अंदर उसने एडिशन के मेथड को भी एक्सेस किया है, सब्ट्रैक्शन के मेथड को भी एक्सेस किया है, और जो क्लास सी है उसने उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड था वो भी एक्सेस हुआ है और उसने क्लास ए के अंदर जो एडिशन का मेथड था उसको भी एक्सेस किया है। इसे यहाँ कहते हैं हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि एक क्लास को एक से ज़्यादा इनहेरिट करना मीन्स अगर किसी एक क्लास के मेथड को एक से ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत है, अगर किसी एक क्लास के मेथड को और बाकी क्लासेस को भी ज़रूरत है, बजाय इसके दोबारा बनाएं कि उसी के मेथड को अपने अंदर उस क्लास को अपने अंदर एक्सेस करके उसके मेथड को यूज़ कर लें, ताकि दोबारा रीयूज़ कोड ना करना पड़े, दोबारा लिखना ना पड़े। इसे कहते हैं हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में यूज़ करना और एक क्लास के ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लासेस के मेथड को एक्सेस करने को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स।